guys, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की जो हमारी पहली अपडेट है ना, वही काफ़ी सैड है। लेकिन अगर पता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और ग्रे स्टेट में है। जब मैंने पहली बार ये अपडेट पढ़ी ना कि यहाँ पर आने वाले सितंबर में, जो कि आई थिंक 23-24 सितंबर से यहाँ पर 10 अक्टूबर तक है, हुआंगसू चाइना में एशियन गेम्स, उसमें टीम इंडिया को यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियरेंस नहीं मिली है। अब थोड़ा सा तुमको हायरार्की ऑफ चेंज समझना पड़ेगा। AIFF पे, या फिर आप कह सकते हो कि पब्लिक डोमेन में जो लेटर आया है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का है, जिन्होंने यहाँ पर रिफ्यूज़ल दिया कि भाई हम क्लियरेंस तो नहीं दे रहे। मान लो किसी लेटर पे साइन वाइन करना हो, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, टीम इंडिया को हम क्लियरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये लेटर मिला है कि भाई उन टीम स्पोर्ट, वो खेल जिसमें टीम का हिस्सा होने वाला है, वहाँ पर आपको एक क्राइटेरिया मीट करना ही पड़ेगा कि यहाँ पर आप उस एशिया में, अगर अपने कॉन्टिनेंट की बात करें तो आप टॉप 8 में होने चाहिए। जितना बेहुदा ये साउंड करता है, उतना ही कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा कि ये तो रियलिटी है। मतलब इट्स लाइक कि आप पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़े और आप फिर अल्टीमेटली घर वालों को जाके कहते हो कि यार मैं तो पेपर तब ही दूंगा जब मेरे को कोई ये दिलासा दे दे कि मैं कल के पेपर में टॉप मारने वाला हूँ। अरे पढ़ाई करी है भाई तुमने, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं करा तो तुम यहाँ पर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टॉप है? मतलब बाकी के जो कंट्रीज हैं वो क्या बेवकूफ़ हैं भाई? और इवन इफ, चलो मैं मान के चलता हूँ कि ठीक है, हम यहाँ पर अगर मेंस टीम रैंकिंग की बात करें तो 18th आती है, लेकिन अगर करंट हम यहाँ पर मोमेंटम की बात करें, ऐसे में हमारी टीम को कोई कंपटीशन में ना भेजना भाई कितना बड़ा मोरल डाउन करने वाली बात है। और वो भी वो कंट्री कर रही है जो वर्ल्ड कप को छोड़ गई, जिसने वर्ल्ड कप का इन्विटेशन ही इस बात पे छोड़ दिया कि भाई हमारे लिए तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना मुश्किल है। सोचो, वो कंट्री वापस से 1950 के बाद लगभग आज 70-80 साल बाद एक बार फिर से वो गलती कर रही है। आप मोमेंटम देखो, आपकी टीम यहाँ पर ट्रेंड पर है, लोग फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं, लोग केयर कर रहे हैं, लोग लिटरली इंटरनेट पे जाके सर्च कर रहे हैं कि क्या खबर है, क्या लेटेस्ट अपडेट है। और यहाँ पर जब उनको पढ़ने को मिलता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा रूल है जो कि अलाउ नहीं करता, क्योंकि हम टॉप 8 में नहीं है। अगर अलाउड ही नहीं करोगे खेलने के लिए तो टॉप 8 में कैसे आओगे? आप टॉप 10 में भी नहीं आओगे। एंड दिस इज नॉट बीइंग फर्स्ट टाइम, सेकेंड बार लगातार कंसेक्यूटिव बार ऐसा हो रहा है जब इंडिया को एशियन गेम्स में खेलने नहीं दिया जा रहा। सो व्हाट? देखो यार, कायदे से ऐसा है कि अगर हम यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी शाहजी प्रभाकरन की बात करें तो उन्होंने कहा कि देखो यार, ये तो रूल सरकार का है और हमको सरकार के रूल को मानने के लिए हम बाध्य हैं, लेकिन देयर इज अ स्लाइटेस्ट रे ऑफ होप। और वो ये है कि ऐसा बताया, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में बताया गया कि जब भी ऐसा कोई क्राइटेरिया लेटर आता है, उस लेटर में एक सिंपल सा स्पेशल प्रावधान है। उसके हिसाब से जब भी किसी फुटबॉल के एक्सपर्ट्स, मैं तुमको रूल नहीं समझा रहा, मैं तुमको सिंपल सा बताता हूँ कि स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है, अगर कल को फुटबॉल के एक्सपर्ट जाके सरकार को जस्टिफाइड रीजन से एक लेटर लिख दें कि भाई देखो ये रीजंस है, एंड डिस्पाइट कि इंडिया टॉप 8 में नहीं है, लेकिन अगर ये रीजंस के चलते आपको उनको भेजना चाहिए, क्योंकि अभी करंटली यहाँ पर ये चीज़ सबसे सही है। और अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इस चीज़ को मान लेती है, तो वो यहाँ पर आए हुए, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कह देगी भाई आप क्लियरेंस दे दो। और ऐसे में यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी शाहजी प्रभाकरन ने ये कहा कि देखो हम बाध्य तो है मानने के, लेकिन अब मंडे को सबसे पहला काम AIFF ये करेगा कि वो इसको अपील करने वाला डिसीजन को, देखो कायदे से हरकतें देख के मेरे को लग नहीं रहा है, मेरे को उम्मीद तो कम है, लेकिन ऑफ कोर्स उम्मीद पे ही भाई दुनिया कायम है। तो आई जस्ट होप एज एन इंडियन फुटबॉल फैन कि भाई इसको क्लियरेंस देना। अंडर 23 है, इसमें 3 ऊपर के भी जा सकते हैं, लेकिन भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ईगोस्ट मैच ऑलरेडी जो AIFF का कैलेंडर था उसमें ये चीज़ लिखी गई थी कि भाई ईगोस्ट मैच टीम को लेके जाएंगे। जब थाईलैंड में किंग्स के बाद यहाँ पर टीम जाएगी और खेल के आएगी, उसके बाद यहाँ पर मद्रिका कप खेला जाएगा मलेशिया में, तो ये कैलेंडर में है। एंड मोमेंट पे यहाँ पर KLPD हमारा कर दिया। खैर, इसी के साथ अगर बात करें अपने यूरोपियन फुटबॉल की, तो भाई यहाँ पर बायर्न के CEO की बात करें तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि देखो हैरी केन ने हमको जो सिग्नल दिया है वो हमारे लिए बहुत है, और ऐसे में हम समझ के चल रहे हैं कि हैरी केन बायर्न को ज्वाइन करना चाहता है, बस उसको लुकाकू वाली हरकत नहीं करनी, यानी कि उसको अपने शब्दों पे टिके रहना है। ही शुड बी अ मैन ऑफ हिज वर्ड। ये भाई ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हाल ही में ना 2-3 दिन पहले मेरे को याद आ रहा है कि हैरी केन और मैनचेस्टर यूनाइटेड की डील आ रही थी कि भाई यूनाइटेड, जो हैरी केन का कैंप है, वो ये मान के चल रहा है कि यूनाइटेड अभी भी पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, चाहे वो PSG और बायर्न अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देखती है। और अब पता भी चल रहा है कि क्यों, क्योंकि अगर उनके हायर ऑफिशियल्स को ऐसा कमांड मिल रखा है खुद हैरी केन से, तो डेफिनेटली यहां पर आप एक एग्रीमेंट फाइंड कर सकते हो। अगर 2 क्लब के बीच की बात करें, क्योंकि ये हैरी केन वाले मामले में सारा क्लब के बीच का ही माल है,
तो वहां पर बताया गया कि भाई बायर्न और स्पर्स के जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अभी भी जो तीसरी बिड है वो यहाँ पर नहीं आई है। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक आज 16 जुलाई है, तो अभी भी 15-20 दिन है, तो आई थिंक बायर्न इसको काफी पेशेंस के साथ निपटा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई स्पर्स के साथ प्रॉब्लम यहाँ पर काफी एंड है। अच्छा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बायर्न ना ये भी सोच रही है कि स्पर्स को लाइक डेडलाइन डे के आसपास थोड़ा सा तोड़ेंगे, क्योंकि दिमाग में तो उसके भी चल रहा है डेनियल लेवी की। तुमको लग रहा होगा डेनियल लेवी तीसरे बिड का वेट कर ना, डेनियल लेवी खुद पटा रहा है हैरी केन को कि वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं कर पाया तो डेफिनेटली यहाँ पर अगले सीजन उसको कुछ भी नहीं मिलने का, वो फ्री एजेंट के तौर पर ज्वाइन कर लेगा। ऐसे में बायर्न कह रही है कि ठीक है, थोड़ा सा तड़पने उनको भी देते हैं, थोड़ा बेचैन उनको भी होने देते हैं। इसी की ज्यादा पर बात करते हैं थोड़े से कटप्पा की। भाई लुकाकू है भाई, मतलब लुकाकू ने उखाड़ा भी क्या है एक सीजन के अलावा, जो कि उसने एंटोनियो कॉन्टे के अंदर बढ़िया उखाड़ा था सब कुछ, मतलब काफी अच्छा उखाड़ा था, जिसमें वो हेड टू हेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भी गया। तो उसके अलावा एक सीजन बता दो जहां पर उसने कुछ तोड़ा हो। और हरकतें ऐसी हैं बिल्कुल चिमकांडियों वाली, मतलब मैंने इतना नहीं पता था ऊपर से कि भाई कुछ तो हुआ है यूवेंटस के चक्कर में, इतने कुछ लफड़ा करा है। जब मैंने 3-4 रिपोर्ट पढ़ी तब मेरे को समझ में आया कि अंदर ही अंदर चल के आ रहा था। अब थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखो, बात इस चीज की है कि भाई सबसे पहले तो मैंने तुमको बताया था कि लुकाकू ने चेल्सी का प्री सीजन ज्वाइन करने से मना कर दिया, जिसके बाद चेल्सी ने अपने पीआर का इस्तेमाल करके ये बतवाया कि भाई लुकाकू को छुट्टी दी गई है एक्स्ट्रा, और लुकाकू 17 तारीख को यहाँ पर रिपोर्ट करेगा। उसके बाद लुकाकू ने इस बीच यहाँ पर इंटर को कह दिया कि भाई मैं तो इंटर ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सोचो, इन सारे में लुकाकू ने सऊदी का ऑफर ही रिजेक्ट कर दिया। वाह, सबने ताली बजाई, भाई इंटर के लिए पैशन है, मतलब चेल्सी में कुछ भी हो लेकिन इंटर के लिए पैशन है। इंटर अपना ऑफर लेके आती है, 2 ऑफर लेके आती है, दोनों लगभग 30 मिलियन के आसपास का टोटल पैकेज था, जिसको चेल्सी ने ठुकरा दिया। इंटर ने लुकाकू के साथ एक जेंटलमैन एग्रीमेंट साइन कर रखा था, ये कह के कि भाई देख, तू तब तक वेट करियो और तब तक सारे ऑफर ठुकरा दियो जब तक हम यहाँ पर फंड्स का इंतजाम नहीं करते। एक बार फंड्स हमारे पास आ गए, हम यहाँ पर सबसे पहले वहां जा रहे हैं, चेल्सी से तेरे को निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं बिल्कुल। फाइनल ऑफर इंटर का तीसरा आता है, वो था यहाँ पर 30+5 यानी कि 35 का ऑफर था, या फिर आई थिंक मतलब 35 का आता, जो कि चेल्सी ने एक्सेप्ट कर लिया था। इंटर और चेल्सी यहाँ पर एग्रीमेंट में आई रही थी। अब बारी आ रही थी लुकाकू की। लुकाकू अपना फाइनल अप्रूवल देना था और इंटर को उसने क्या करा, घोस्ट कर दिया। भाई जैसे लड़के डीएम में पड़े रहते हैं ना, वैसे समझ के घोस्ट ही कर दिया, रिप्लाई ही नहीं करा। और उसके बाद इंटर को यह पता चलता है कि एक्चुअली में साइड बाय साइड यूवेंटस ने एक ऑफर दिया है, जो कि है 35+2.5 यानी कि 37 मिलियन का ऑफर दिया, और उनका भी एक्सेप्ट हो गया। और लुकाकू उनको बढ़िया रिप्लाई कर रहा है और वहां पे बढ़िया एग्रीमेंट चल रहा है। ऐसे में उनको लगा कि भाई लुकाकू ने तो छुरा भोंक दिया, और इंटर ने खुद ही फाइनली डिसाइड करा कि भाई हम इस रेस से बाहर जा रहे हैं। और अब इंटर के पास जो रिप्लेसमेंट है वो है अलवारो मोराटा, क्योंकि अब आई थिंक कोरिया और लोतारो मार्टिनेज के अलावा इनके पास कोई स्ट्राइकर नहीं है, तो वो यहाँ पर मिलान के टारगेट अलवारो मोराटा के पीछे पड़े हुए हैं। अब यूवेंटस का खेल भी थोड़ा सा टेढ़ा है। यूवेंटस ने लुकाकू के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट तो कर रखा है, लेकिन वो भी तब ही कर रखा है जब लाहोविच सेल होगा, यानी कि पहले लाहोविच सेल होगा, उसके बाद यहाँ पर लुकाकू को साइन करेंगे 40 मिलियन में। सोचो लुकाकू कितनी शानी गांड है, मतलब वो ये मान के चल रहा है कि मतलब उसको इस चीज की फर्क ही नहीं है कि क्या लॉयल्टी और क्या पैशन, मतलब ठुकरा दिया यूवेंटस को, और उसे लग रहा है कि वो एलिग्री के अंदर बढ़िया काम करेगा। वेल लेट्स सी वो एलिग्री के अंदर कितना बढ़िया खेलेगा। बट अभी का सिस्टम तो ये है कि भैया सबसे पहले यूवेंटस लाहोविच को सेल करेगी, जिसका डेडलाइन उन्होंने खुद 4 अगस्त रखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर लुकाकू को वो साइन करने वाली है। इंटर ऑफिशियली रेस से बाहर है। लाहोविच की बात करें तो भैया यहाँ पर देखो, लाहोविच के लिए 2 डेस्टिनेशन है। एक तो चेल्सी, जो कि यूवेंटस प्रेफर करती है, क्योंकि उनको लगता है कि यार देखो अगर स्वैप डील होगी ना तो हमको थोड़ा डिस्काउंट और मिल जाएगा, जो कि मेरे को लगता है कि अब नहीं मिलेगा। और पीएसजी, जो कि यूवेंटस को बाईपास करके पहले लाहोविच के साथ एग्रीमेंट उन्होंने कर लिया है, जो कि काफी रिपोर्ट्स ने वेरीफाई कर दिया है कि लाहोविच का पर्सनल एग्रीमेंट हो चुका है। अब यहाँ पर 70 से 80 मिलियन की डील होनी बाकी है दोनों क्लब्स के बीच में, जो कि अभी तक कोई ऑफर आया नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अगर इंटर मियामी की, तो भाई कल मेसी को यहाँ पर ऑफिशियली साइन कर दिया गया है, भाई का इंटरव्यू भी आ गया है, और भाई अब यहाँ पर क्रूज अजूल 21 तारीख को यहाँ पर कप के उसमें यहाँ पर डेब्यू करने वाले हैं। और ऑफकोर्स संडे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके लिए प्रोग्राम भी रखा हुआ है, जहाँ पर वो भी और सर्जियो बुस्केट्स अनवील होंगे। और लियोनेल मेसी पर्टिकुलरली अपने पहले इंटरव्यू में काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। डेफिनेटली भाई एक नया चैप्टर है। एंड ऑफकोर्स हेट टू से इट, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, लियोनेल मेसी की बात करें, लास्ट के भाई 1-2 साल हैं जब हम इन दोनों ही, अगर हम
बकरो गोट की बात करेंगे तो भाई इन दोनों को ही हम देखेंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली भाई फिर दोनों के लिए यूट्यूब पे कंपाइलेशन वीडियोस या फिर बेस्ट गोल ही देखने पड़ेंगे, लाइव तो नहीं देखा जाएगा। सो इट्स वेरी सैड। देखो मैं मान के चलता हूँ पर्टिकुलरली इंडियन फैन के लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है, क्योंकि इंडियन फैंस में होता है लगाव है, बाहर भी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो लियोनेल मेसी वगैरह का, लेकिन इंडियन फैंस थोड़े से सेंटी ज़्यादा हैं दोनों को लेके। ये मैंने पर्टिकुलरली नोटिस करा है इस फील्ड में रह के 2-2.5 साल। तो देखते हैं भाई जैसा भी रहता है। मेरी तरफ से तो भाई ऑल द बेस्ट है भाई, एंड डेफिनेटली भाई अपन चीयर अप तो करेंगे इंटर मियामी को। खैर इसी के साथ यार बात करें नेमार के लिए, गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ है भाई। देखो यहाँ पर तुमको समझना पड़ेगा कि हम ट्रांसफर की बात भी करेंगे, इंजरी की बात भी करेंगे। देखो नेमार के लिए बात ये बन रही है कि नेमार कलेक्टिव ट्रेनिंग अगले हफ्ते करने वाला है। इसका मतलब जो पहले रेड फ्लैग दिया गया था वो थोड़ा हट गया है। यहाँ पर आप नेमार को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेमार शायद से यहाँ पर प्री सीजन के लिए भी जा सकता है। और हाँ भाई 25 जुलाई को मैच है भाई PSG वर्सेस अल नसर का, और फिर अल नसर वर्सेस मिलान है कि अल नसर वर्सेस इंटर का मैच है, मतलब ऐसे मैच है, लेकिन काफ़ी हाई फ्लाइंग मैचेस हैं यहाँ पर। और नेमार यहाँ पर बहुत जल्दी अपने बेस्ट पे आ सकता है। ऑफकोर्स सितंबर का यहाँ पर डेट रखा गया, लेकिन जुलाई में वो ऑलरेडी कलेक्टिव ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है, ये अच्छी बात है। अगर ट्रांसफर की बात करें तो भैया 42 मिलियन में चेल्सी यहाँ पर ओलंपिक लियोन रायन चर्की की बात करें तो उसको साइन करने वाली है। डेफिनेटली बढ़िया प्लेयर है, थोड़े से उसके फ्लॉज हैं लेकिन फिर भी अच्छा प्लेयर है। एनकुंकू टाइप प्लेयर है कि भाई बिहाइंड द स्ट्राइकर खेल सकता है और यहाँ पर और इधर विंग्स पे खेल सकता है। स्ट्राइकर अभी भी नहीं लेके आई है चेल्सी, अगेन दैट लाहोविच वाला दिमाग में रखना। अगर नेमार की बात करें तो मैंने तुमको लेटेस्ट अपडेट बताया था कि नेमार के रिगार्डिंग यही है कि भाई परमानेंटली खरीदना है चेल्सी को, लेकिन जो 50 मिलियन का प्राइस टैग है ना, जो PSG ने अभी ऊपर से लगा रखा है, ऑफिशियली नहीं लगा रखा लेकिन लगा रखा है, उसको चेल्सी कह रही है कि भाई जब तक ये 30 से 35 पे नहीं आएगा ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और काफी लोग ये मान रहे हैं कि देखो स्ट्राइकर तो नेमार भी नहीं है, और दूसरी चीज ये कि अगर मॉरिशियो पोचेटिनो की बात करें तो नेमार एक्चुअली में है तो बढ़िया प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, लेकिन नेमार अल्टीमेटली जो चेल्सी एज ए क्लब का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसको ज्यादा पुश नहीं कर रहा। और यहां पर नेमार का इंजरी प्रोन होना भी थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन वही है ना, नेमार का नाम ही काफी है। और ऐसे में शायद से अगर अपॉर्चुनिटी आई तो मेरे को लगता है कि टॉड बोली यहां पर पीछे हटने वाला है। इसी के साथ अगर बात करें डेक्लन राइस की, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, डेक्लन राइस का ट्रांसफर पे जब मैंने पूरा डिटेल्ड आर्टिकल पढ़ा काफ़ी मज़ा आया कि कैसे स्टोरी डेवलप्ड हुई, कैसे भाई यहाँ पर लाइक कैसिडो से गए थे, फिर जनवरी में डेक्लन राइस के पीछे गई थी आर्सेनल, वहाँ पर भाई वेस्ट हैम ने मना कर दिया कि भाई अभी तो हम रेलीगेशन की फाइट लड़ रहे हैं। फिर अल्टीमेटली डेक्लन राइस ने वेस्ट हैम को रेलीगेशन से निकाला, उसके बाद उनको 123 साल में तीसरा ही कैप्टन है जिसने यहाँ पर वेस्ट हैम के साथ ट्रॉफी उठाई है। उसके बाद यहाँ पर पहला ऑफर दिया आई थिंक जून के मिड में 65 + 15 का, उसके बाद 75 + 10 का दिया था, लेकिन अल्टीमेटली हालत आर्सेनल की तब खराब हुई जब मैनचेस्टर सिटी ने आके 80 + 10 का दे दिया था। और जहां पर लग रहा था कि भाई मैनचेस्टर सिटी ये डील ले गई, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी उनको ट्रांसफर फी ज्यादा दे रही थी, इंस्टॉलमेंट पे कम था। लेकिन अल्टीमेटली आर्सेनल को एक छोटी सी रे ऑफ होप तब मिली जब यहां पर वेस्ट हैम ने दोनों की ही बिड हटा दी। ऐसे में यहाँ पर आर्सेनल को एक मौका लगा कि भाई जो अगला वार होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि डील हमारे ही हाथ में आनी चाहिए। और पर्टिकुलरली मैंने इसी आर्टिकल के थ्रू ये पढ़ा था कि भाई आर्सेनल का जो काम करने का तरीका है वो ब्यूरोक्रेटिक है। लाइक पहले आर्टेटा जाएगा एडू के पास, एडू जाएगा ऊपर, फिर वो क्रोइनके के पास जाएगा। ऐसे मतलब आप कोई इमरजेंसी नहीं कर सकते, चेन रिएक्शन ही जाएगी। फिर जब तक क्रोइनके से नहीं आएगा वो फिर उसको बताएगा, फिर उसको बताएगा। ऐसे में आर्सेनल थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन आर्सेनल अपना प्रोजेक्ट समझ गई थी। आर्सेनल समझ गई थी कि बिना डेक्लन राइस के मामला आगे बढ़ेगा नहीं। शायद से वर्जिल वैन डाइक ने जो लिवरपूल के लिए करा था, हालैंड जो सिटी के लिए कर रहा है, और विनीशियस या फिर एम्बापे जो मैड्रिड के लिए करेंगे, शायद से अगर डेक्लन राइस आर्सेनल के लिए कर गए तो हमें डेक्लन राइस से हटना नहीं चाहिए। ऐसे में यहाँ पर आर्सेनल का जो फाइनल ऑफर आया था वो था असली ऑफर, जो कि 100 + 5 का ऑफर था। और सिटी तो सूंघ गया भाई, सिटी लगा ये तो कोई ऑफर ही नहीं है भाई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, और सिटी को खास इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। और आर्सेनल ने अपना जो ग्राउंड वर्क कर रखा था, खुद पर्सनल मीटिंग करी थी, वीडियो कॉल करा था, जितना भी एडू ने करा था, आर्टेटा ने कन्विंस करा था कि डेक्लन राइस इमीडिएटली आके यहाँ पर आर्सेनल का लीडर बनेगा। तो पर्टिकुलरली ये ट्रांसफर काफ़ी अच्छा था। बस 105 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, ऐसे में इसको जस्टिफाई करने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज प्रीमियर लीग टाइटल। बस भाई प्रीमियर लीग टाइटल, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस सीजन चैंपियंस लीग में आप एक डीप रन ले लोगे सेमीफाइनल तक का, या फिर इवन फाइनल तक का भी बात बन जाएगी। लेकिन अब आर्टेटा अपने चौथे सीजन में ही नीड्स टू डिलीवर द प्रीमियर लीग टाइटल, क्योंकि भाई ट्रांसफर फंड अवेलेबल क्रोइनके कर रहा है, बकर नहीं काटने की जरूरत है। इसी के साथ बात करते हैं अपने लिवरपूल की। फेबिनियो ने यहाँ पर ट्रेनिंग छोड़ दी है,
और हेंडरसन भाई चले गए हैं। पर्टिकुलरली हेंडरसन का थोड़ा सा मामला पेचीदा सा है, मैं थोड़ा तुमको संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। हेंडरसन एक वो बंदा है जो कि लिवरपूल का कैप्टन भी है, टू बी फेयर उसने एलजीबीटी के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, वो सपोर्ट भी करता रहा है, बहुत वोकल रहा है। ऐसे में सऊदी वो स्टेट है जो कि ऑफ कोर्स मतलब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर लिवरपूल के फैंस पर्टिकुलरली जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करा है कि भाई हेंडरसन कैप्टन है लिवरपूल का, अपने बिलीव्स को कैसे बेच रहा है और सऊदी जा रहा है। वो भी तब जब ये अब पता नहीं खबर ये पता चल जाती है कि भाई यार उसने पहले मना कर दी सऊदी को, लेकिन जैसी 4 गुना सैलरी बढ़ा दी या हाँ कर दी, तो काफ़ी यार इसका तो ईमान बिक गया। ये पहले कन्विंस नहीं था, लेकिन पैसे से ईमान बिक गया, मतलब वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। लेकिन वो मेरा तो ये मानना है कि लाइक हम फैंस जो है थोड़े सेंटिमेंटल होते हैं। लेकिन फेबिन्यो की बात करें तो आई थिंक अल इत्तिहाद यहाँ पर 40 मिलियन का ऑफर दे दिया है, नहीं देने वाली है, और इस चक्कर में लिवरपूल उसको प्री सीजन के लिए छोड़ के गई है कि भाई देख तू अपना रिजॉल्व कर ले। एंड अल्टीमेटली ये है कि भाई देखो कासिडो ऑफ द लिस्ट है फेबिन्यो को रिप्लेस करने का। आई थिंक जो रोमेलो लाविया है वो भी नहीं है। 2 प्लेयर निकल के आ रहे हैं, पहला है आई थिंक मैनचेस्टर सिटी का कैल्विन फिलिप्स, और दूसरा यहाँ पर सोफियान आमराबात। आई थिंक ये 2 प्लेयर है जो कि जर्गन क्लॉप ये मान रहा है कि यार फेबिन्यो को ऐसे प्लेयर से रिप्लेस करेंगे जो कि सीधा स्टार्टिंग 11 में जाएगा। तो वहाँ पर वो कोई ऐसा नहीं करने कि अभी ठीक है डेवलप करेंगे, क्योंकि एक साथ 2-3 प्लेयर मिस कर गई। और लिवरपूल ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही रिबिल्ड करने के चक्कर में रिबिल्ड ही करते रह गए, उनको ट्रॉफी तो फिर भी डिलीवर करनी है ना। अगले साल उनको फिर भी यहाँ पर यूरोपा के लिए कम्पीट करना है, उसके बाद प्रीमियर लीग के लिए कम्पीट करना है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जर्गन क्लॉप जिस क्लब का मैनेजर है, लिवरपूल का जो स्टेटस है भाई आपके पास बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। पर्टिकुलरली लिवरपूल ने ऑलरेडी 100 मिलियन खर्च कर दिए हैं इस ट्रांसफर विंडो में। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसा फुटबॉल एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।